हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस वीडियो में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करे हैं ऑन योर रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट 2021 एंड 2022। सो आज के इस वीडियो में मैंने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको डिस्कस करे हैं, ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में और एज वेल एज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन करा है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड बेसिक डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके प्रिपरेशंस को बूस्ट करने के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो हमने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट बनाया है, ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपका सारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट बनाया है, और आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमने हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के इस कंटेंट में कवर करा है। और हम आपको गारंटी देते हैं कि हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के मटेरियल से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करना है। याद रखिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, और कॉन्टैक्ट करने के विद इन 15 to 20 मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, 1000 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हमारा जो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट है, ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो एक्चुअल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में हमने कवर करे हैं। तो आपको हमारा, अगर आप कोर्स परचेस करोगे, अगर आप हमारा कोर्स फॉलो करोगे, तो आपको कुछ इस तरीके से हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में आपको प्रिपरेशन करना है कि आपको हमारे जो नोट्स है और जो मॉक टेस्ट को एक वीक में कवर कर लेना है। और ये जो 1000 प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ है, 1000 प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ, ये आप आपके एज अ रिविजन के तौर पर यूज कर सकते हो। आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले, और अगर आप आपके एग्जाम के इवन 4 to 5 आवर्स पहले भी इसको एक बार रीड कर चले जाओगे, तो आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चंस को मार्क कर आ जाओगे। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं, उन कई स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि उनको हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से डायरेक्टली एग्जाम में 10 to 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो हमारे इस स्टडी मटेरियल को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप अगर मैसेज करते हो, मैसेज करने के विद इन 15 to 20 मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। सो इस ऐप पर आपको 1 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी, और अगर आप ऐप पर जाते हो तो आपको डायरेक्टली वहां पर सारा कंटेंट इजिली अवेलेबल हो जाएगा। और ऐप को डाउनलोड करने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो वहां से आप हमारे ऐप को एक्सेस कर सकते हो। एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक चोरी नहीं माना जाता? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट कंसिडर्ड टू बी प्लेजियरिज्म। इस प्रश्न में हमें यह पता लगाना है और ये फाइंड आउट करना है कि हमें दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जिसको आप शोध में चोरी नहीं मानोगे, आप आपके अनुसंधान में उसको चोरी नहीं मानोगे। मतलब दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसको आप आपकी रिसर्च में प्लेजियरिज्म कंसिडर नहीं करोगे। प्लेजियरिज्म का मतलब ही होता है कि चोरी करना। रिसर्च में चोरी का मतलब क्या होता है कि किसी और के काम को, किसी और के वर्क को अपना बताने को हम कहते हैं प्लेजियरिज्म। अब हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें कुछ विकल्प दिए गए हैं। एक एक कर हम सारे विकल्पों को देख लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा हमें इस प्रश्न का सही उत्तर मिलेगा। सो पहले हम ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए, अपने पेपर में लेखक के कार्य के चार्ट के पुनः प्रस्तुत करना। मतलब रिप्रोड्यूसिंग इन योर पेपर अ चार्ट कंटेन्ड इन द ऑथर्स वर्क। आपने क्या करा, किसी ऑथर का वर्क है, उसको एक पेपर, एक चार्ट है, उसको आपने क्या करा, फिर से रिप्रोड्यूस करा। मतलब एक शोधकर्ता है, शोधकर्ता का एक वर्क है जिसमें उन्होंने कुछ पेपर चार्ट है, उसका आपने क्या करा, फिर से ऐसा ही प्रेजेंट कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा? ये तो चोरी कहलाएगा। आपने क्या करा, किसी और के वर्क को, मतलब किसी दूसरे के
काम को कोई लेखक है, उस लेखक के कार्य को आपने क्या बताया, वैसे ही प्रेजेंट कर दिया, वैसे ही बताया आपने, तो आप उसको क्या कहेंगे कि वो प्लेजरिज्म है, वो चोरी हो जाएगी। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, जो आपका विकल्प ए आपको दिया गया है, ये इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। देन विकल्प बी, लेखक के सटीक शब्दों का उपयोग करना, मतलब यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द ऑथर। आपने क्या किया, आपके लेखक के हूबहू आपने सेम वर्ड्स को कॉपी करा, सेम वर्ड आपने लिखा। आपने क्या करा, आपके जो रिसर्चर है किसी ऑथर का एग्जैक्ट वर्ड आपने यूज करा। सो ये भी क्या हो जाएगा, प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या होता है, किसी और के काम को, किसी और के वर्क को, किसी और के रिसर्च को अपना बताना, उसे हम कहते हैं प्लेजरिज्म। सो यहाँ पर भी आपने क्या करा, किसी और का वर्क था, मतलब किसी ऑथर का वर्क था, उसके आपने एग्जैक्ट वर्ड लिए। सो ये भी क्या कहलाएगा, चोरी कहलाएगा, मतलब ये भी प्लेजरिज्म हो जाएगा आपका। सो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन बी गिवन है, जो विकल्प बी आपको दिया गया है, ये इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। देन ऑप्शन सी, using information from the author's work that is regarded as common knowledge in the discipline, मतलब लेखक के काम की जानकारी का उपयोग करना जिसे प्राय सामान्य ज्ञान माना जाता है, मतलब एक सामान्य ज्ञान जो सबको पता है, ऐसी नॉलेज, कॉमन नॉलेज जिसे हम कहते हैं, जो सबको पता होती है। जैसे हम ह्यूमन के पास 2 आईज होती है, ये तो सबको पता है। उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी नीड्स ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए, ये भी सबको पता है। तो ये क्या हो गई, आपकी कॉमन नॉलेज हो गई, ये तो नॉलेज सभी को होती है। अगर आप आपकी रिसर्च में ऐसी ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं, अगर आप आपके रिसर्च में, आपके अनुसंधान में ऐसी कॉमन नॉलेज का यूज कर रहे हो, तो हम उससे कहेंगे कि आपने ये चोरी नहीं की, आपने यहाँ पर रिसर्च में प्लेजरिज्म परफॉर्म नहीं करा है, और रिसर्च में इसे प्लेजरिज्म कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो अगर आप आपके रिसर्च में एक सामान्य ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं, तो उसे हम अनुसंधान में चोरी नहीं करेंगे, उसे अनुसंधान में चोरी नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प सी है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डेटा को नोट्स, रिकॉर्डिंग और वीडियो टेप के रूप में दर्शाया गया है। डेटा रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, रिकॉर्डिंग्स एंड वीडियो टेप्स इन। इस प्रश्न में हमें ये फाइंड आउट करना है, ये पता लगाना है कि डेटा को नोट्स, रिकॉर्डिंग और वीडियो टेप के रूप में दर्शाया गया है, तो वो कौन सी रिसर्च का, कौन सी अनुसंधान का एग्जाम्पल होगा। अब आपको याद रखना है, आपके जो 2 रिसर्च मेनली जो होती है, जैसे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, मतलब गुणात्मक एंड मात्रात्मक। तो गुणात्मक अनुसंधान में आपके पास जो भी डेटा होगा वो नोट्स, रिकॉर्डिंग और वीडियो टेप के रूप में होगा। सो यहाँ पर आपका विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। देन विकल्प बी, मतलब ऑप्शन बी आपको गिवन है मात्रात्मक अनुसंधान। मात्रात्मक अनुसंधान, जैसे आपको नाम देखकर ही इसका अर्थ पता लग रहा होगा। मात्रात्मक जिसे हम क्वांटिटेटिव कहते हैं, जो नंबर्स को दर्शाता है। सो मात्रात्मक अनुसंधान में हमारे पास जो भी डेटा होता है, ये नंबर्स के रूप में होता है। सो मात्रात्मक अनुसंधान में हमारे पास जो डेटा होगा वो नंबर्स के रूप में होगा, जैसे किसी की उम्र, किसी के हाइट, किसी की ऊंचाई, किसी का वजन। सो ये आपका मात्रात्मक अनुसंधान के एग्जाम्पल्स हो गए। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प बी है ये गलत हो जाएगा। देन विकल्प सी आपको गिवन है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसे हम प्रायोगिक अनुसंधान कहते हैं। सो प्रायोगिक अनुसंधान ऐसी अनुसंधान होती है जिसमें बेसिकली आपके पास जो डेटा होता है, इसमें भी आपके पास जो डेटा होगा वो नंबर के रूप में होता है। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में और प्रायोगिक अनुसंधान में आप मेनली आप जो वेरिएबल्स होते हैं, जो चर होते हैं, उनके बीच में कैसा संबंध है उसको पता लगाते हो, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आप फाइंड आउट करते हो। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब प्रायोगिक अनुसंधान में भी आपके पास जो डेटा होता है ये नंबर्स के रूप में होता है। सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी, जो विकल्प सी है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो आपके पास ऐसा डेटा जो नोट्स, रिकॉर्डिंग और वीडियो टेप के रूप में दर्शाया गया है, तो ये आपका गुणात्मक अनुसंधान में एग्जाम्पल होगा, मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च का एग्जाम्पल होगा।
तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट विकल्प हो जाएगा, वो है आपका ऑप्शन ए और विकल्प ए। अगला प्रश्न, यदि अल्फा इज इक्वल टू 0.05, बीटा इज इक्वल टू 0.10, तो उस परिकल्पना परीक्षण की पावर कितनी है? इफ अल्फा इज इक्वल टू 0.05, बीटा इज इक्वल टू 0.10, द पावर ऑफ दैट हाइपोथेसिस टेस्ट इज। इस प्रश्न में हमें पता लगाना है और ये फाइंड आउट करना है कि यदि आपकी अल्फा की वैल्यू 0.05 है और बीटा की वैल्यू 0.10 है, तो उस परिकल्पना परीक्षण की पावर कितनी है। मतलब हमें इस प्रश्न में अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है, गिवन है, और हमें हाइपोथेसिस टेस्ट की पावर फाइंड आउट करना है। तो याद रखिएगा, आपको तो पहले ये पता होना चाहिए, अगर आप इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस टेस्ट की पावर क्या होती है, मतलब परिकल्पना परीक्षण की पावर क्या होती है। सो पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट के जो डेफिनेशन होती है, आपको ये याद रखना है कि उसकी डेफिनेशन होती है कि कितने % चांस होगा कि आप आपकी जो नल हाइपोथेसिस है उसको सही तरीके से रिजेक्ट कर लोगे। कब? जब आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो गलत होगी। मतलब आपने क्या करा, कितने %, कितने प्रतिशत मौका होगा कि आप आपकी जो नगण्य परिकल्पना है उसको सही तरीके से अस्वीकार करोगे। कब? जब आपकी जो नगण्य परिकल्पना है, नगण्य परिकल्पना का मतलब होता है आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो गलत हो। तो हम एक बारी फिर से रिपीट कर रही हूं मैं, आप फिर से ध्यान से सुनिएगा। जब आपकी क्या नगण्य परिकल्पना जो है उससे रिलेटेड है आपकी जो ये है पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट की डेफिनेशन। ओके, ये आपको ये पता होना चाहिए। तो पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट की डेफिनेशन होती है कि कितने %, कितने प्रतिशत मौका होगा कि आप आपकी जो नगण्य परिकल्पना है, मतलब आपकी जो नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस को आप सही तरीके से अस्वीकार कर लोगे, मतलब सही तरीके से रिजेक्ट कर लोगे। कब? जब आपकी नगण्य परिकल्पना, मतलब जब आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो गलत हो, मतलब वो फॉल्स हो। तो ये होती है आपकी पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट, जिसे हम कहते हैं परिकल्पना परीक्षण पावर। अब इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि हाइपोथेसिस टेस्ट का पावर क्या होगा जब हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन है। मतलब यदि हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन होगी तब उस केस में हमें परिकल्पना परीक्षण की पावर फाइंड आउट करना है और कितनी होगी ये पता लगाना है हमें। तो याद रखिएगा, पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट, ओके, पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट का फॉर्मूला होता है जो कि होता है 1 माइनस बीटा। सो 1 माइनस बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है जो कि है 0.10। सो 1 माइनस 0.10 का आपका उत्तर हो जाएगा 0.90। यहाँ पर आपने क्या किया, पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्ट मतलब कि जो परिकल्पना परीक्षण है उसकी पावर आपने फाइंड कर ली जो कि है 0.90। मतलब अगर आप ये 0.90 को परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 90%। ओके, मतलब 90% मौका ये होगा कि आप आपकी नगण्य परिकल्पना को सही तरीके से अस्वीकार करोगे। कब? जब आपकी जो नल हाइपोथेसिस है, मतलब आपकी जो नगण्य परिकल्पना है वो गलत होगी। तो यहाँ पर आपके जो नल हाइपोथेसिस है ये फॉल्स है और आपने उसको क्या कर लिया, 90% सही तरीके से आपने उसको आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लिया। सो ये होती है आपकी हाइपोथेसिस टेस्ट की पावर, जिसे हम कहते हैं परिकल्पना परीक्षण की पावर। सो परिकल्पना परीक्षण की पावर जो होगी इस प्रश्न में आपकी जो अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी थी। तो याद रखिएगा, आपको बस कंफ्यूज करने के लिए अल्फा की वैल्यू दे रखी थी क्योंकि पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट का फॉर्मूला होता है सिर्फ 1 माइनस बीटा, यहाँ पर अल्फा की कोई बात ही नहीं हो रही है। तो याद रखिएगा, पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट का फॉर्मूला होता है 1 माइनस बीटा। तो 1 माइनस बीटा करोगे तो आपको जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.90। सो 90%, 90% मौका होगा कि आप आपकी नगण्य परिकल्पना को अस्वीकार कर लोगे सही तरीके से जब आपकी नगण्य परिकल्पना गलत होगी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका 0.90। अगला प्रश्न, स्केड्यूल इन रिसर्च इज डिफाइंड एज, अनुसंधान में अनुसूची की परिभाषित किया गया है। इस क्वेश्चन में हमें
ये पता लगाना है, ये फाइंड आउट करना है कि रिसर्च में स्केड्यूल की डेफिनेशन क्या होती है। मतलब आपकी जो अनुसंधान है, आपकी जो शोध है, शोध में अनुसूची की परिभाषा क्या होती है, हमें इस क्वेश्चन में पता लगाना है। तो आपको पता होना चाहिए स्केड्यूल ये होता क्या है। पहले तो स्केड्यूल क्या होता है, आपके इंटरव्यू की तरह ही होता है। जैसे हम क्वालिटेटिव रिसर्च में इंटरव्यूज रिसर्च कंडक्ट करवाते हैं, एक्सपर्ट से उनके ओपिनियन लेते हैं और उसके बेसिस पे उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं थ्रू इंटरव्यूज। सो स्केड्यूल भी इंटरव्यू की तरह होता है। रिसर्च यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो बड़े बड़े पर्सनालिटीज होते हैं, उनसे इंटरव्यूज कंडक्ट करवाते हैं और उनके थ्रू इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, डेटा को जनरेट करते हैं। तो स्केड्यूल में याद रखिए, जैसे इंटरव्यू में रिसर्चर क्वेश्चंस पहले से प्री प्लान नहीं करके जाते हैं, लेकिन स्केड्यूल में जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो रिसर्चर इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछेंगे रिस्पोंडेंट से, वो सारे क्वेश्चंस प्री प्लान्ड होते हैं। वो क्वेश्चन सारे प्री प्लान्ड होंगे, मतलब पहले से ही रिसर्चर डिसाइड कर लेते हैं कि मैं अपने रिस्पोंडेंट को ये क्वेश्चंस पूछूंगा। उनके रिस्पॉन्स के बेसिस पर रिसर्चर क्वेश्चन नहीं पूछते, मतलब पहले से एक लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट में सारे क्वेश्चंस होते हैं और उसी क्वेश्चंस को रिसर्चर्स और जो इंटरव्यूअर है वो अपने रिस्पोंडेंट से जिनसे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, सो यहाँ पर सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो पहले से ही प्री प्लान्ड होते हैं। पहले से ही रिसर्चर प्लान कर लेते हैं कि मैं अपने रिस्पोंडेंट को ये क्वेश्चंस पूछूंगा अपने इंटरव्यू में। सो उसे कहते हैं हम स्केड्यूल। लेकिन याद रखिएगा, इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्री प्लान नहीं होते, पहले से रिसर्चर डिसाइड नहीं करते, बल्कि रिसर्चर और रिस्पोंडेंट का जो रिस्पॉन्स आता है उन्हीं की बेसिस पर आगे क्वेश्चंस पूछते हैं। वहां पर रिसर्चर के इंटरव्यू में रिसर्चर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिसर्चर डिसाइड नहीं करते, लेकिन स्केड्यूल में रिसर्चर पहले से ही क्वेश्चंस को डिसाइड कर लेते हैं, वो अपने रिस्पोंडेंट से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। सो याद रखिएगा, स्केड्यूल में रिसर्चर इंटरव्यू ले रहे हैं, मतलब यहाँ पर रिसर्चर डेटा जनरेट कर रहे हैं। तो जब भी रिसर्चर को कुछ डेटा जनरेट करते हैं, डेटा जनरेट कर रहे हैं यहाँ पर इंटरव्यू, स्केड्यूल भी एक टाइप का इंटरव्यू ही है और यहाँ पर रिसर्चर डेटा को जनरेट कर रहे हैं। डेटा जनरेट कर रहे हैं इसका मतलब यहाँ पर रिसर्चर को जो भी डेटा मिल रहा है वो प्राइमरी डेटा मिल रहा है। तो याद रखिएगा, स्केड्यूल में जो भी डेटा मिलेगा आपको वो प्राइमरी डेटा होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डिवाइस फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा कंटेनिंग क्वेश्चंस। मतलब प्राइमरी डेटा मिलेगा, जो भी रिसर्चर क्वेश्चंस पूछेंगे अपने रिस्पोंडेंट से, उनको जो भी डेटा मिलेगा वो प्राइमरी डेटा होगा, मतलब यहाँ पर रिसर्चर को न्यू डेटा मिल रहा है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, इस क्वेश्चन का जो विकल्प सी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए, टाइम पीरियड फॉर दी स्टडी, नहीं, स्केड्यूल टाइम पीरियड नहीं होता है, बिकॉज ये एक इंटरव्यू होता है, उसे हम आपके स्टडी का मतलब आपके अध्ययन का समय भी नहीं कहेंगे। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प है ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन बी, टाइम पीरियड फॉर डेटा कलेक्शन का टाइम पीरियड नहीं होता है, मतलब आप कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। आंकड़े संग्रह के लिए समयावधि ये भी नहीं होता है आपका। स्केड्यूल मतलब अनुसूची ये भी नहीं होती है, ये भी आपका ऑप्शन बी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी, डिवाइस फॉर द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा कंटेनिंग क्वेश्चंस, नहीं, आप स्केड्यूल से आपको जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा, आप जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हो आपके रिस्पोंडेंट से, आपको जो भी उस टाइम पर डेटा मिलेगा वो प्राइमरी होगा, सेकेंडरी नहीं होगा। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिवाइस फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा कंटेनिंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट, एन एम्पायरिकली वेरिफेबल ऑब्जर्वेशन इज, अनुभविक सत्यापनीय अवलोकन होता है। इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली एक डेफिनेशन दी गई है, एक परिभाषा दी गई है और हमें पता करना है ये परिभाषा किस विकल्प की परिभाषा होगी। मतलब एक डेफिनेशन दी गई है और हमें पता करना है कि ये डेफिनेशन किस ऑप्शन की डेफिनेशन होगी। तो यहाँ पर हमें बता रहा है इस डेफिनेशन में आप क्या करो, एम्पायरिकली वेरिफेबल ऑब्जर्वेशन, मतलब एक डेटा होगा, अब कोई भी चीज हो गया आप उसको एम्पायरिकली मतलब क्या होता है, जिसमें आप आपके एक्सपीरियंसेस यूज करते हो, आप कुछ ऑब्जर्वेशन करते हो, आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो और उस फिनोमेना को आप वेरीफाई करते हो, हर एक तरफ से देखते हो कि रिजल्ट सही आ रहे हैं या फिर नहीं। मतलब
आप बेसिकली फैक्ट बताते हो कि ये रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि आप ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स उन्हीं चीजों को बताओ, उन्हीं चीजों पर कर सकते हो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, जो फैक्ट है। सो ये जो हमें डेफिनेशन दी गई है, ये फैक्ट की डेफिनेशन दी गई है इस प्रश्न में और इस क्वेश्चन में। तथ्य की डेफिनेशन दी गई है। फैक्ट मतलब जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, जो सचमुच में हो, जिसे हम इमेजिन नहीं कर सकते, जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, जिस पर आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो, जिसको आप ऑब्जर्व करते हो, उसको वेरीफाई करते हो, जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है, इसे हम कहते हैं फैक्ट। सो ये जो डेफिनेशन दी गई है, फैक्ट की डेफिनेशन दी गई है। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है, उसे भी हम एक बार देख लेते हैं। सो ऑप्शन ए इज वैल्यू मतलब मूल्य। सो कोई भी चीज का कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मूल्य। तो हर एक वैल्यू है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे 250 टू 2500, कुछ भी वैल्यू है, कोई भी चीजों की वैल्यू है। सो हर एक चीजों की वैल्यू है, सो उसे हम टेस्ट नहीं कर सकते, वैल्यू को, मूल्य को आप टेस्ट नहीं कर पाओगे। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प है ये इनकरेक्ट है, ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। उसी तरीके से थ्योरी, थ्योरी मतलब सिद्धांत। आपकी जो थ्योरी होती है, थ्योरी को आप, थ्योरी पर एक्सपेरिमेंट्स और यू कैन से थ्योरी पर आप कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं परफॉर्म करते, बेसिकली उसको ऑब्जर्व तो करोगे, लेकिन आप आपके एक्सपीरियंसेस नहीं यूज कर सकते हो। लेकिन फैक्ट में आप आपके एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस यूज करते हो। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प भी है इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो थ्योरी, थ्योरी का एग्जाम्पल है आपकी बिग बैंग थ्योरी, जिसमें बताया है कि आपका जो दुनिया है पूरी वर्ल्ड के इस तरीके से फिर से डेवलप हुई है। सो आप बिग बैंग थ्योरी अगर जिसको पता होगा तो अच्छी तरीके से समझ पाएगा कि थ्योरी क्या होता है। उसमें बताया है कि वर्ल्ड कैसा डेवलप हुआ, वर्ल्ड कैसे बना है। सो ये हो गया थ्योरी, जिसे आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं परफॉर्म कर सकते हो, आप बस पता कर सकते हो चीजों के बारे में जो एग्जिस्ट कर रही है। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जो वन लाइन स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट पर आप टेस्ट कर सकते हो, उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन आप उसको प्रूव नहीं कर सकते, आप नहीं पता चलता कि वो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका विकल्प से, तथ्य मतलब फैक्ट। एंड आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।